नमस्कार और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और हर वर्ष की भांति भव्य परेड होगी, लेकिन जिस पथ पर भव्य परेड होगी वो अब राजपथ न होकर कर्तव्य पथ हो गया है। और कर्तव्य पथ पर होगी भव्य परेड, जिसकी लाइव जो है और सजीव टेलीकास्ट जो है हम आपके साथ लगातार साझा करेंगे। आपको पल पल की जो है घटना और दृश्यों से आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन हम बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9:51 पर नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करके करने वाले हैं। इसके बाद सैल्यूटिंग डाइस पर वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू सुबह तकरीबन 10:30 बजे ध्वजारोहण करेंगी और इसके बाद कर्तव्य पथ पर परेड की शुरुआत हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब परेड शुरू होगी तो परेड के सजीव चित्र आपके साथ लगातार साझा करेंगे। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर हम चर्चा करेंगे 3 विशेषज्ञ मेहमानों से, और विशेषज्ञ मेहमानों से करवा देता हूं आपका परिचय। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर जनरल A.K. सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ 2 वर्चुअल गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनका भी परिचय करवा देता हूं। एयर वाइस मार्शल सुनील नानोदकर, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक और रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच भी वर्चुअली जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ध्रुव जी, अगर बात करें आज के विहंगम कार्यक्रम यानी कि गणतंत्र दिवस की परेड की, तो मेजर जनरल A.K. सिवाच हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हर वर्ष देखते हैं हम लोग गणतंत्र दिवस बहुत विहंगम रूप से मनाया जाता है, बहुत वृद्ध तरीके से उसके दृश्य दुनिया को दिखाई पड़ते हैं। इस बार के गणतंत्र दिवस की अगर बात करें तो कितना अलग या फिर उसमें कुछ नयापन नजर आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, देखो प्रतिबिंब, ये सच्चाई है कि इस बार वाला जो गणतंत्र दिवस है वो बिल्कुल काफ़ी अलग है। देखो, जो भी इक्विपमेंट डिस्प्ले होगा इस बार वो भारत में बना हुआ, आत्मनिर्भर भारत की निशानी है। देखो, अगर आप देखें जो पहले स्टार्ट है 21 गन सलूट जो होता था, पहले 25 पाउंडर जिसको एक ब्रिटिश गन थी जो भारत इस्तेमाल कर रहा था, इतने सालों से इस्तेमाल करता रहा, उस पे होता था। मगर इस बार 105 इंडियन फील्ड गन से होगा। और उसके बाद जो भी हथियार डिस्प्ले हैं, चाहे आप देखें K9 वज्रा जो हमने ली तो थी साउथ कोरिया से, उसको L&T ने बनाया। बाकी आप जो है आकाश एंटी एयरक्राफ्ट गन है, उसके बाद मिसाइल जो इसी प्रकार से नाग मिसाइल ये भी डिस्प्ले की जाएगी। उसके बाद आपके जो आर्टी के इक्विपमेंट हैं, चाहे वो धनुष है जो कि भारत के अंदर खुद बनाई है, चाहे आप पृथ्वी है, चाहे आपकी मिसाइल अग्नि है, ये सारी की सारी वो चीज़ें डिस्प्ले होंगी जो कि भारत के अंदर आत्मनिर्भर भारत में बनाई है। इसी प्रकार वायु शक्ति में भी आगे देखें, जो आपके लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है LCA, वो ध्रुव है, वो भी डिस्प्ले होगा। इसके बाद जो उसी का एक अटैक हेप्टर वर्जन है रुद्रा भी डिस्प्ले होगा। तो ओवरऑल जितना भी इक्विपमेंट इस बार फौज डिस्प्ले करेगी वो ये निशानी है कि हमारे अंदर काबिलियत तो क्षमता होगी है कि अब हम हथियार खुद बना सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कभी समय था कि जब 80% से ज़्यादा सामान हमारा बाहर से आता था, और उसके अंदर रूस भी शामिल था, कहीं ना कहीं अमेरिका भी, जापान भी, इजराइल भी। मगर अभी लास्ट 10 साल में सब कुछ बदल गया है। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, उसके कारण 2 डिफेंस कॉरिडोर बने हैं। एक बना है साउथ में जो कि बेंगलोर के पास है, और एक बना है नॉर्थ में जो कि यूपी में है। और उसके कारण जो ज़्यादातर सामान है वो भारत में बनने लगा है। अगर मैं इसकी बातचीत करूं तो मैं ये बताऊंगा 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं कि अब भारत जो कहता है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, ये देखो बात ऐसी है कि भारत खुद के लिए नहीं, भारत इतना सामान बनाए कि बाहर भी बेच पाए। उसके लिए आपके अंदर काबिलियत और क्षमता भी होनी चाहिए, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव भी होना चाहिए। आज आपने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है जो कि जॉइंट वेंचर था रूस के साथ, उसकी कितनी डिमांड आई है। आज इंडोनेशिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका खरीदना चाहते हैं। इसी प्रकार से आपका जो तेजस मार्क 1 है
उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अब हो क्या रहा है, चाहे वो आर्टी गन्स हों, चाहे आपकी सबमरीन्स हों, चाहे आपकी एयरक्राफ्ट हो, चाहे आपकी शिप्स हों, चाहे आपकी फ्रिगेट्स हों, चाहे आपकी आज की तारीख में राइफल हो, ये सब की सब भारत खुद बनाने लगा है। देखो, आज से 15-20 साल पहले किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि भारत एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना देगा। जो आईएनएस विक्रांत अभी पिछले साल कमीशन हुआ है, वो इंडिजिनस बना है। तो ये है सच्चाई की काबिलियत और क्षमता जी। भारत की बहुत आगे है। तो इस जो रिपब्लिक डे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी इक्विपमेंट डिस्प्ले होगा कर्तव्य पाथ पे, वो भारत में बना होगा। और इससे ज्यादा भारत की सभी के लिए गौरवशाली बात है। आज हमारा सीना एक प्रकार से फूल जाता है कि ये देख के कि भारत के अंदर ये क्षमता और काबिलियत आ गई है कि भारत खुद अपना सामान बनाएगा और अपने लिए नहीं, दूसरे पूरे वर्ल्ड के लिए डिस्प्ले कर सकता है। जी, जी। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है प्रतिभा। एयर वाइस मार्शल सुनील नानोदकर जी, शिवाज जी बैंग ऑन टारगेट। उन्होंने जो है इधर उधर की कोई बात नहीं की, सीधा जो हथियार हम लोग डिस्प्ले करने वाले हैं, जिस शक्ति का जो है यहाँ पर कह सकते हैं दिखाया जाने वाला है पूरे विश्व को, उसके बारे में सीधे तौर पर बताया कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये दिखाना। और हम लोग देखते आए हैं परंपरा के तौर पर हथियारों का हम लोग प्रदर्शन करते आए हैं, लेकिन अब उन हथियारों में विदेश से आयातित हथियारों की संख्या कम रहेगी, भारत के स्वदेशी हथियारों की संख्या ज्यादा रहेगी। और जैसा कि शिवाजी जी ने कहा कि हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। लोग मान नहीं सकते थे कि भारत में हथियारों का निर्माण, वो भी इस तेज गति से और आधुनिक रूप में हो पाएगा। इस मायने में देखा जाए तो यह गणतंत्र दिवस बहुत ही अलग, अलग और बहुत ही विशेष है। जी हाँ, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की बधाई दूंगा। और जैसे कि जनरल शिवाच ने कहा है कि इस गणतंत्र दिवस की विशेषताएं ये है कि हम जो हमारे जो रक्षा मंत्री है उन्होंने बताया है कि कम से कम 68% 68% हमारे इंडिजिनस सप्लाई होने चाहिए मिलिट्री के इक्विपमेंट के। और अगर ये चीज अगर आप भारत की जनता को अगर आज आपके माध्यम से दिखा सकते हो कि उसका रियलिटी में कितना कितनी उसमें सच्चाई है, तो उससे ज्यादा बढ़ के इस गणतंत्र दिवस की गणतंत्र दिवस का महत्व नहीं हो सकता इससे ज्यादा। तो जैसे कि देखा हमने कि एयरफोर्स भी अभी ALH, LCH, LCA फ्लाई नहीं कर सकता सिंगल इंजन होने के कारण, वरना तेजस विमान भी उड़ते हैं हमारे कई फ्लाई पास्ट में। और हमारा HAL का बनाया हुआ वो बहुत बेहतरीन इक्विपमेंट है भारत का। और उसी की वजह से जो हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करी हुई है उसका प्रदर्शन जरूर होगा। आज की DRDO की जो डिस्प्ले होगी DRDO की, उसमें काफी सारी जो टेक्नोलॉजी हमने मैच्योर करी है तेजस के द्वारा या LCH के द्वारा, उसका डिस्प्ले होगा। तो एक तरफ से ये ना ही इक्विपमेंट का डिस्प्ले होगा, उसकी जो टेक्नोलॉजी जो डेवलप करी हुई है इतने सालों में उसका भी डिस्प्ले होगा। और ये एक तरह से जो जनरल शिवाज साहब ने बात करी कि एक हमारा सीना गर्व से बहुत हम उसको पूरी देश में और पूरे ग्लोब में हम अपना सीना तान के अपना सर ऊंचा करके आगे जाने की कोशिश में जो हम एक एक कदम छोटा छोटा उठा रहे हैं, उसका आज जरूर बड़ी मात्रा में डिस्प्ले होगा। और यही आज के गणतंत्र दिवस का महत्व है। दूसरी बात यह है कि आज हमारे साथ इजिप्ट के राष्ट्रपति जुड़े हुए हैं इस गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में। तो वो भी एक मैसेज लेके जाएंगे कि इंडिया आज कहाँ खड़ा हुआ है। और जो हमारे साथ राष्ट्र जुड़े हुए हैं, जो हमारी तरफ देख रहे हैं मदद की भावना से, मदद के रूप में कि आज तक वो वेस्टर्न
इक्विपमेंट के ऊपर जो निर्भर थे, तो आज से वो ये देखेंगे कि भाई आगे जाके भारत से हम क्या मदद ले सकते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट के तौर पर। तो ये एक तरीके से मैसेज जा रहा है पूरे विश्व में कि आज भारत कहाँ आके खड़ा हुआ है। जी, मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आपको कटोच जी। और यहाँ पर बात चल रही है कि अभी तक गणतंत्र दिवस में परंपरा थी अपने हथियारों के प्रदर्शन की परेड के दौरान, लेकिन अब केवल प्रदर्शन नहीं हो रहा है बल्कि विश्व को दिखाया जा रहा है कि हमारे पास नई और आधुनिक तकनीक के स्वदेश में निर्मित हथियार हैं और उन हथियारों की तरफ पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करवाने का प्रयास भी इस गणतंत्र दिवस में विशेष रूप से परेड के माध्यम से किया जाने वाला है। क्या बात सही है? शुक्रिया जी। सबसे पहले आपको, मेरे फेलो पैनलिस्ट और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। वाकई आज एक बहुत खुशी का दिन है। एक ये मौका मिलता है 26 जनवरी को पूरी दुनिया को बताना भारत किस रास्ते पे चल रहा है। कल शाम को राष्ट्रपति जी ने अपना एड्रेस दिया, पूरे देश को संबोधित किया, और ये मैसेजिंग जो है ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए जाती है। अभी जो मेरे फेलो पैनलिस्ट ने बात की है, एक तो जिस प्रकार से हमारा इंडिजिनस प्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में किया, और टेक्नोलॉजी किस प्रकार से बढ़ रही है, और ये दोनों चीजें मैं समझता हूँ बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस रास्ते पे अभी भारत जा रहा है, बहुत तेजी से हम जो अपना लक्ष्य है कि 70 से 80% का जो हमारा डिफेंस रिक्वायरमेंट है वो हम भारत के अंदर ही बनाएंगे। अभी जब हम एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये इतना आसान नहीं होता है, और कोई भी देश ऐसा नहीं है, अमेरिका भी ऐसा नहीं है जो कि 100% अपना सामान बनाता है। भारत का जो रेशो था, खुद जो लोकल हम जो अपने रक्षा के लिए जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाते थे उसका परसेंटेज बहुत कम था, लेकिन मैं समझता हूं जो प्रोग्रेस पिछले 10 सालों में हुई है, खास करके 2014 के बाद, उसमें एक तरफ से जो तेजी आई है वो पहले कभी देखने को नहीं मिली। और ये तेजी सिर्फ हथियारों में नहीं है, ये फॉरवर्ड एरिया का जो हमारे बॉर्डर एरियाज है, जिस प्रकार से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ये जो तेजी पिछले 8-9 सालों में हुई है ये पिछले 50 सालों में नहीं हुई। तो ये एक, मैं समझता हूं एक बहुत ही बड़ा फर्क आ गया है भारत में, जिस प्रकार से हम अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपने डिफेंस फोर्सेस के लिए जो जरूरतें हैं अपनी देश की रक्षा करने के लिए, वो पूरी हो रही है। अभी इसके अलावा जब हम मैन पावर की बात करते हैं, वो एक तीसरा अंग आ जाता है, और यहां पर आपने देखा होगा कि आज प्रदर्शन में भी आएंगे, जिस प्रकार से महिलाएं जो है वो भी अभी देश के जो आर्म फोर्सेस में किस प्रकार से आ रही है और हिस्सा ले रही है। ये भी एक नारी शक्ति का प्रदर्शन अभी भारतीय सेना में, वायुसेना में और नौसेना में भी अभी आ गया है जी। शायद और ध्रुव जी, सालों में आप देखोगे कि जो ध्रुव जी, शायद आपने नारी शक्ति की बात कही है, उसकी शक्ति का प्रदर्शन भी इस परेड में होने वाला है। इसके अतिरिक्त अग्निवीरों का जो शायद पहला जत्था वो भी इस परेड में समाहित हुआ नजर आएगा। लेकिन आपने एक बात का और जिक्र किया, राष्ट्रपति के अभिभाषण का। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक परंपरा है, राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देती हैं, संदेश देती हैं देशवासियों के लिए, और आपने ये भी कहा कि ये संदेश केवल देशवासियों के लिए नहीं है, इसकी गूंज विश्व तक पहुंचती है। क्या कुछ कहा राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, क्या संदेश था, एक बार सुन लेते हैं। G20 देशों के समूहों की अध्यक्षता कर रहा है। विश्व बंधुत्व के अपने आदर्श के अनुरूप हम सभी की शांति और समृद्धि के पक्षधर है। G20 की अध्यक्षता एक बेहतर विश्व के निर्माण में योगदान हेतु भारत को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। इस प्रकार G20 की अध्यक्षता लोकतंत्र और मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा देने का अच्छा अवसर भी है, और साथ ही एक बेहतर विश्व और बेहतर भविष्य को स्वरूप देने के लिए उचित मंच भी है।
मुझे विश्वास है कि भारत के नेतृत्व में G20 अधिक न्यायपरक और स्थिरतापूर्ण विश्व व्यवस्था के निर्माण के अपने प्रयासों को और आगे बढ़ाने में सफल होगा। G20 के सदस्य देशों के कुल मिलाकर विश्व की आबादी में लगभग 2/3 और ग्लोबल GDP में लगभग 85% हिस्सा है। इसलिए ये वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने और उनके समाधान के लिए एक आदर्श मंच है। जी हाँ, जैसे कि बात चल रही थी यहाँ पर एक जानकारी ये भी आ रही है और जानकारी ये बहुत स्पष्ट हो जाएगी जब परेड की बाकायदा शुरुआत होगी आज, कि नए भर्ती हुए अग्निवीर भी इस परेड का हिस्सा होंगे। जो सवाल उठ रहे थे अग्निवीरों को लेकर, उसको भी कहीं ना कहीं उत्तर देने का एक प्रयास किया जाएगा अगर उनको समाहित किया जाता है परेड में। बिल्कुल, देखो प्रतिम, ये समझना पड़ेगा कि अभी जो अग्निवीर हैं वो ट्रेनिंग पे हैं जी, क्योंकि ये इनकी ट्रेनिंग 6 महीने की होगी और फिर ये 3.5 साल के लिए फौज के अंदर आएंगे। और जैसा कि दर्शक जानते हैं कि बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग होगी इनकी 6 महीने के लिए, और फिर इनका जो 3.5 साल ये रहेंगे, ये होंगे ऑपरेशन एरिया में, फील्ड एरिया में, सो दैट ये भारत के बहुत अच्छी तरीके से सर्व करें। इसमें कोई शक और सवाल नहीं कि जिस प्रकार से अग्निवीर आएंगे और जो ट्रेनिंग हो रही है, 2-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इनकी ट्रेनिंग के अंदर एक साइंटिफिक वे से किया जा रहा है। ये जो अब अग्निवीर आए हैं ये ज़्यादा टेक्निकल सेवी हैं। दूसरा इनका क्या होगा कि एज प्रोफाइल बड़ा कम हो जाएगा। अगर आप देखें कि सुब्रमण्यम कमेटी जो हुई थी कारगिल के बाद, उसने कहा था कि जो जनरल एवरेज एज जवानों की 32 के करीब है वो घट के 25 से 26 होनी चाहिए। अब ये जो अग्निवीर आ रहे हैं, क्योंकि 4 साल के बाद 75% चेंज होते रहेंगे, ये अगले 6-7 साल में 26 के करीब आ जाएगी। तो ये बहुत अच्छा है कि यूथ प्रोफाइल होगा, ये चाहिए था भारत को और ये बहुत अच्छा है। दूसरा टेक्निकल सेवी होंगे। तीसरा क्या होगा कि एक मोटिवेशन होगा, कंपटीशन होगा, एक अच्छा यूथ भारत में आएगा। चौथा क्या है कि ये यूथ जब जाएगा समाज के अंदर, जो कि अब जॉब नहीं होंगे, या तो वो लेटरली अब जॉब हो जाएंगे पैरामिलिट्री में, CPF में, या कोई प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में, या कुछ अपना करेंगे, मगर ये एक डिसिप्लिन को लेके जाएंगे जो फौज में उन्होंने सीखा है। तो ये सच्चाई है कि जो अग्निवीर, जो अग्निपथ स्कीम आई है, मुझे लगता है ये गेम चेंजर होगी। उसके अंदर कुछ एक चीज़ें हैं जिसके अंदर जो बातचीत हुई है कि भाई आप ये ध्यान रखना है कि जब ये 4 साल के लिए अग्निवीर हैं, अगर इनमें कोई शहीद हो जाता है या कैजुअलिटी हो जाता है, उसको वही मिलना चाहिए जो कि एक रेगुलर सोल्जर मिलता है। और गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा सक्रिय है, गवर्नमेंट सोच रही है, करेगी। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात बोली। एक और प्रतिबिंब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हम दिखा रहे हैं कि ये तो है कि हम आत्मनिर्भर भारत हैं और हम जो इक्विपमेंट है वो भारत में बना हुआ ज़्यादा डिस्प्ले है। एक हम ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वो समय चला गया जबकि दूसरे देश आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करते थे, स्पेशली अमेरिका जैसा देश। और तो अब ऐसा टाइम आ गया है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होता है और भारत में बनता है। मैं एग्जांपल दूंगा 2 इक्विपमेंट की। एक देखें M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर, जो कि अमेरिका में बनी है, बहुत ही काबिल है, उसको भारत में बनाया जा रहा है और महिंद्रा डिफेंस बना रहा है। और इसी प्रकार K9 वज्रा जो डिस्प्ले है वो साउथ कोरिया में बनती है, उसको L&T बना रहा है। कहने का मतलब यह है कि आज इतनी क्षमता और काबिलियत है भारत के अंदर कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और वो भारत में बन रहे हैं। तो अब जो ये प्रिंसिपल है ना, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, और 70 to 80% अपना सामान खुद बनाना है, और जहां बना नहीं सकते तो वहां ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो कि मैं ये बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, आज हम मिसाइल में कहां से कहां पहुंचे, चाहे हमारी अग्नि है या पृथ्वी मिसाइल है, एक के बाद एक। अब जो आकाश हमने बनाई है उसकी डिमांड बहुत आ रही है, जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। इसी प्रकार से जो नाग है एंटी टैंक मिसाइल, उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। और इसके साथ साथ जो इक्विपमेंट हमको अब इस्तेमाल करना है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल में, वो भी अभी डिस्प्ले हो रहा है कि अब जिस प्रकार से कटोच साहब बता रहे थे कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है, स्पेशली लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, जो कि लास्ट 10 साल में बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से मैं कहूँगा पॉजिटिव स्टेप है। आज सड़कें बन गई हैं, ब्रिजेज बन गए, रेलवे लाइन बने, लॉजिस्टिक बिल्डअप हो गया है।
तो उससे हुआ क्या है, एक इकोनॉमी डेवलपमेंट भी आई इन इलाकों में, और आप देखेंगे खुशहाली भी आई है, और हम ज्यादा सक्रिय हुए हैं चीन को देख के। अब चीन भी 10 बार घबराता है। और इसी प्रकार से जो एलओसी में है, अब जो हमारे हथियार हैं उनकी कैटेगरी मॉडर्नाइजेशन बहुत ज्यादा है। भारत में ही बनेंगे, कंपिटिटिव बनेंगे, भारत दूसरों को भी देगा, और भारत जो अपने हथियार लगाएगा वो बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड क्लास होंगे। तो ये मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक जो बात बताई थी, इजिप्ट का जो प्रेसिडेंट आए हैं फतेह अल सीसी, वो और भारत और इजिप्ट की जो रिलेशन है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज ये दिखाया जा रहा है कि भारत और इजिप्ट हरदम एकदम इकट्ठे खड़े हुए हैं। एक तो उनका कॉन्टिजेंट भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये बहुत खुशी की बात है, जिसके अंदर 144 का बड़ा दस्ता जो पार्टिसिपेट करेगा, वो भी एक बड़ी खुशी की बात है। और दूसरा, वो शोकेस करेंगे, अभी आज जाएंगे जब वो लेके जाएंगे कि भारत की क्या शक्ति है। भारत की शक्ति मैं ये नहीं कहूंगा मिलिट्री डिस्प्ले ही है, ये एक इकोनॉमिक शक्ति का भी डिस्प्ले है। ये कॉम्बिनेशन है। ये आज भारत वो देश है जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के उभरा है और 4th लार्जेस्ट आपकी मिलिट्री है, और आने वाले समय में हमारी जो इकोनॉमी है वो 3rd लार्जेस्ट हो जाएगी। हम जर्मनी और जापान को बीट कर देंगे अगले 3-4 साल में। और इसी प्रकार से मिलिट्री की जो हमारी काबिलियत और क्षमता है वो भी बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा पंच है ये। रिपब्लिक डे परेड में जब देखते हैं तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि भारत की शक्ति का जब डिस्प्ले होता है। जी जी, और आपने कहा कि केवल हथियारों और हमारी जो सैन्य शक्ति है उसी का प्रदर्शन नहीं होता है, नहीं होगा, साथ ही साथ हमारे राज्यों की क्या सफलता है, क्या उनकी स्ट्रेटेजी है, क्या रणनीति है, और क्या कुछ वो कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, उसका दर्शन भी हम परेड के माध्यम से कर सकते हैं। और राज्यों की अलग अलग झांकियों के अतिरिक्त सरकार की संस्थाएं हैं, एजेंसीज हैं, उनकी झांकियां भी होती हैं। जैसा आपने कहा कि केवल रक्षा ही नहीं बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे विभाग हैं सरकार से जुड़े हुए, वो भी प्रदर्शित करते हैं कि तकनीक को किस तरीके से समाहित कर रहे हैं, किस तरीके से नई तकनीक को इजाद कर रहे हैं। उस पर भी कुछ कहना चाह रहे थे आप? बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि भारत के अंदर आपने बहुत अच्छा बोला, ये मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट ये मिलिट्री इक्विपमेंट में नहीं, ये बाकी चीजों में। ये भारत एक समूह है कि देखो कितने स्टेट्स हैं, कितने विभिन्न प्रकार के उनके कल्चर हैं, उनका बन के गुलदस्ता बनता है। और ये सच्चाई है कि आज भारत में एक से एक स्टेट आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट हो रही है, वहाँ खुशहाली आ रही है। देखो मैं अगर इसी में बताने की कोशिश करूं कि जिस प्रकार से जम्मू और कश्मीर में अगर आप देखें कि जब से आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया है, वहां पर देखें कितनी खुशहाली आई है, वहां पर कितनी डेवलपमेंट आई है, वहां पर IIM बनने, अभी आजकल आपके मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनने हैं, रेलवे लाइन पहुंच गई है बारामूला से लेके आगे कुपवाड़ा जाने वाली है, वहां पर टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम का हुआ, तो वो डिस्प्ले अपना करें। इसी प्रकार बाकी स्टेट्स भी। तो ये एक सच्चाई है कि आज भारत बढ़ता हुआ उभरता हुआ भारत है, और ये कंपटीशन बहुत हेल्दी कंपटीशन है, स्टेट में एक से आगे दूसरा करना। और ये एक पब्लिक प्राइवेट सेक्टर और का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो एक मुझे लगता है काबिले तारीफ है। वो एक बहुत अच्छा मैसेज भेज रहा है हर जगह कि जिस प्रकार से प्राइवेट कंपनीज पब्लिक सेक्टर के मिलके एक हम बहुत आगे पहुंच गए। ये बहुत अच्छी बात है। आज जो डिस्प्ले होगा आपका, जो झांकियां होंगी हर एक स्टेट की, वो भी कहीं ना कहीं आपको इशारा करती है, दिखाती है कि भारत उभरता हुआ भारत इकोनॉमी बहुत माइट। जी, और एयर वाइस मार्शल सुनील नानोत्कर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील जी, बात करें निजी क्षेत्र में की भागीदारी और सहभागिता, जिस तरीके से हथियारों के निर्माण में या उनको डिजाइन करने में जिस तरीके से बढ़ी है, वो कितना बड़ा परिवर्तन देखते हैं आप? प्रद्युमन, अगर अब हम देखें तो पिछले कई सालों में कई साल जब सबसे आखिरी जहाज जो हम हवाई जहाज जो हमने इंडक्ट किए थे, उसमें से इंडिजिनसली मेड जहाज कितने थे, तो हम देखें तो अगर पूरा मायना ले लें तो कोई भी ऐसे जहाज के बारे में हम बात नहीं कर सकते थे। लार्ज हवाई जहाज जो हमने इंडक्ट किया था वो HF-24 और अजीत नाम के जहाज थे, जो कि अर्ली 80s में फेज आउट हुए थे, अर्ली टू लेट 80s में फेज आउट करने पड़े थे। तो उसके बाद में आज तेजस आ गया है, और तेजस के अलग अलग
प्रकार के वर्जन्स आएंगे आने वाले दिनों में, जो कि वर्ल्ड क्लास जहाज से कॉम्पीट करेंगे। क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा कि अभी हमारा तेजस जाके वर्ल्ड एयर शोज में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी दुनिया को दिखा रहे हैं हम कि हमारी जो हवाई जहाज बनाने की क्षमता है वो कहाँ तक पहुंची है। और कई सारी इंक्वायरीज, कई सारी जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की ले लें या हमारे नेबरहुड से ही ले लें, तो लोगों की दिलचस्पी बढ़ी हुई है कि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस तरह से वर्ल्ड क्लास जहाज कैसे इतनी देर में उसको जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी तेजस के माध्यम से, उसको अभी और कहां तक लेके गए। आज जो हम बात करते हैं हवाई जहाज में फिट किया हुआ एयर डिफेंस जो रेडार होता है उसकी, तो उस रेडार की तुलना आज हम अमेरिकन रेडार से या इजरायली रेडार से टेक्नोलॉजी के तौर पे तुलना होती है और वो उसकी बराबरी करी जा रही है। तो एक मायने में अगर हम देखा जाए तो हम अभी आने वाले दिनों में ऐसे इक्विपमेंट प्रोड्यूस करेंगे जिसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड होगी। ये नहीं है कि हमारी सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए बनेगी, वो तो बनेगी ही बनेगी। और उसका एक और एडवांटेज है कि युद्ध में जब हम ये इक्विपमेंट डिप्लॉय करते हैं, यूज करते हैं, तो उसमें जो खामियां होती है उसके लिए हमको बाहर के देशों की मदद लेनी पड़ती थी युद्ध के समय भी। तो वो एक चीज जो है वो बहुत महत्व रखती है कि हम अपने आप प्रोड्यूस करने की वजह से उसका पूरा कंट्रोल, उसका पूरा जो दिल होता है सिस्टम का, वो हमारे, और दिल और दिमाग दोनों हमारे हाथ में होंगे। और ये बात है जो हमको एक अलग तरह का एडवांटेज मिलता है युद्ध में। और ये बात आज हमको गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि एक स्तर पे यहाँ पहुंच रहे हैं हम ये प्रोग्रेस की वजह से, उसका कोई देयर इज नो कंपैरिजन इस चीज से। और ये बात सिर्फ हवाई जहाज की टेक्नोलॉजी में नहीं है, उसमें जो अस्त्र लगते हैं उसके बारे में भी हम प्रोग्रेस बड़ी जोर से, जैसे जनरल कटोच ने और जनरल सिवाज ने कहा है कि आज जो डिस्प्ले होगा, जो मिसाइल सिस्टम्स के डिस्प्ले होंगे, जो आधुनिक हथियारों के डिस्प्ले होंगे, और पीछे जो हथियार बन रहे हैं जो उसका डिस्प्ले अगर हम ध्यान से देखें तो LCA के ऊपर लगे हुए हैं, या जो बाकी हवाई जहाज है, हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, हमारे जो हेलीकॉप्टर्स है, उसमें लगाए हुए हैं जो वेपन सिस्टम्स है, या बाकी एवियोनिक्स के सिस्टम्स है जो अंदर जहाज के अंदर जाते हैं, जिसकी बहुत युद्ध में बहुत क्षमता हमको समझ में आती है। क्योंकि ना ही हमको उस जहाज को अपने आप को बचाना है और दुश्मन के जहाजों को या दुश्मन के टारगेट पर हमला करना है, तो उसके लिए जो सिस्टम्स जाते हैं अंदर, वो भी आज हमारे DRDO की लैब्स बना के प्राइवेट इंडस्ट्री को उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। तो यानी कि ये सारी चीजें हैं वो अपने घर में रह रही है, अपने परिवार में रह रही है एक तरह से। तो इससे ज्यादा और खुशी की बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती है। किसी भी आप सैनिक से पूछे, किसी भी जवान से पूछे, तो अगर आप मेड इन इंडिया चीज उसके हाथ में दे दे और अगर उसको पूरी तरह से उसके ऊपर विश्वास हो जाए कि ये चीज है वो विश्व के बराबरी की, विश्व में जो बनती है इक्विपमेंट उसके बराबरी की चीज उनके हाथ में आई हुई है, तो उसका एक और मोटिवेशन बढ़ जाता है उस चीज की वजह से। और जैसे कि छोटी छोटी चीजों के बारे में अगर कहा जाए तो हमारी जो यूनिफॉर्म है, पहले कई तरह के लिमिटेशंस थे उसमें, या हमारी जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स आई है अभी, या जो नाइट विजन डिवाइसेस आई है, ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो अगर ये चीजें हिंदुस्तान में बन के हमारे कमांड और कंट्रोल के अंडर रहें, हमारी खुद की इंडस्ट्री बनाएं, हमारे DRDO के लैब्स उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करें और उसमें और अधिक उसमें डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये डेवलपमेंट का, कि आज जो टेक्नोलॉजी आई है और 5 साल के बाद और आगे बढ़ेगी, और उसके साथ रहने का यही एक तौर तरीका हमने ढूंढ निकाला है। तो इसकी वजह से बहुत एडवांटेज मिलेगा हमारे मिलिट्री को, यानी सिक्योरिटी फोर्सेस को, और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी इसका एडवांटेज मिलेगा जी। जैसे कि पीस टाइम में भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे CISF आज जो इक्विपमेंट यूज करती है, हम देखते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए,
जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए वगैरह यूज करती है, ये सारे फॉल आउट है ये डेवलपमेंट के। तो एक तौर पे एक होलिस्टिक प्रोग्रेस जो हमारा देश कर रहा है, उसके बारे में हमें गर्व होना चाहिए। जी जी, और मेजर जनरल कटोच हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कटोच साहब, यहाँ पर बात चली है निजी क्षेत्र की भागीदारी की जो बढ़ी है और उससे हमारे हौसले भी बढ़े हैं, लेकिन हमारे पास DRDO जैसी एक बड़ी संस्था है और लंबे समय से हमें सेवा दे रही है। इसकी सेवा में भी हमने देखा पिछले कुछ वर्षों में कुछ बहुत ज़्यादा गति आ गई है। इस गति का लाभ भी हमें मिल रहा है और ये गति पहले क्यों नहीं थी, ये भी एक सवाल उठता है। और देखिए, जहां तक डीआरडीओ का सवाल है, शुरू से ही जब से डीआरडीओ एस्टैब्लिश हुआ था, तब से जाके बहुत तरक्की हुई है डीआरडीओ की तरफ से। लेकिन एक बात ये भी कहना सही होता है कि कई चीजों में डीआरडीओ जिस प्रकार से भारत सेना की रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी नहीं कर सकी, और उसकी वजह अलग अलग से हैं। अब जाके दो चीजें को जो फर्क आ गया है अभी, एक है भारत की एक्सपोर्ट पॉलिसी। क्योंकि पहले जो पॉलिसी थी वो थी कि हम अपने हथियार वगैरह एक्सपोर्ट नहीं करेंगे और जो भी हम बनाएंगे वो लोकल मार्केट के लिए ही है। तो इसमें क्या होता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल वगैरह में भी प्रॉब्लम हो जाती है। और एक वो अभी जब पॉलिसी चेंज हो गई है तो इसका सबसे पहले जो फर्क पड़ा है ये हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी पड़ा है। दूसरा फर्क जो पड़ा है, ये जो प्राइवेट सेक्टर को अभी हमने बीच में शामिल कर लिया है। तो पहले जो प्रोडक्शन एजेंसीज होती थी वो सिर्फ सरकारी थी, और आप किसी भी देश में देखें, अगर आप सिर्फ भारत की बात करें तो भारत की बात देखते हैं, कोई भी जितनी भारत के आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है वो अपने सरकारी जो प्रोडक्शन एजेंसीज हैं वो उसको किसी भी तरह से पूरा नहीं कर सकती। पब्लिक सेक्टर को आना बहुत जरूरी था, और अभी ये पॉलिसी चेंज जो हुई है पिछले 8 सालों में, उसमें अभी जो प्राइवेट सेक्टर है वो अभी बीच में आ गया है। तो अभी प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि जनरल सुभाष ने भी शुरू में कहा था, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की कोऑपरेशन जो चल रही है ये भी बहुत फायदा दिला रही है, और ये रिसर्च के बीच में भी है। तो ये लगता है वैसे छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा चेंज अभी आ गया है इन दो रिफॉर्म्स में। एक तो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना डिफेंस में, जिसमें से रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है, और दूसरा एक्सपोर्ट को, जो हम हथियार वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं उसमें भी अभी हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो जो स्केल की बात हम करते हैं वो अभी अप स्केलिंग हो जाएगी, और इससे फायदा होगा। एयर वाइस मार्शल साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही। देखिए, जब हम खुद अपने हथियार नहीं बनाते हैं, और युद्ध के दौरान क्या होता है कि किसी स्पेयर पार्ट की हमको जरूरत पड़ती है, और वो स्पेयर पार्ट हमको बाहर से लेना पड़ता है। तो एक तरफ से हमारी विदेश नीति के ऊपर, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, या हमारे देश के ऊपर दूसरे देश जो है वो भावी पड़ जाते हैं, और वो टर्म्स डिक्टेट करते हैं। अभी जैसे ही हम आत्मनिर्भर होते जाएंगे तो जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो वैसे भी इंडिपेंडेंट है, बट उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो एक नया रुख ले लेगी, और कोई भी देश इस स्थिति में नहीं पहुंचेगा कि भारत के ऊपर दबाव डाल सकता है कि आप ये युद्ध रोको या ये ऐसी कार्रवाई करो, क्योंकि जो कंट्रोलिंग हथियार हैं वो उनके पास है। तो जो भी चीजें होती है जमीन के ऊपर, तो खैर हमारे साइंटिस्ट हैं वो बहुत अच्छी, वो जहां तक दुनिया की बात करते हैं, मैं तो अपनी तरफ से समझता हूं कि साइंटिस्ट का अगर हम अंदाजा लें तो भारत के साइंटिस्ट पूरे दुनिया में नंबर 1 है। तो फर्क इसमें ही आता है कि किस प्रकार से आप नीतियां बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, जिससे कि आपके साइंटिस्ट और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आगे काम कर सके। और ये मैं समझता हूं अभी बहुत छूट मिली है डीआरडीओ को, और इसीलिए वो उनका दर्जा ऊपर चला जा रहा है। एक आखिरी बात मैं इसमें कहना चाहता हूं, 2 चीजें हैं जहां पर भारत जो है हम वर्ल्ड लीडर्स कह सकते हैं। एक स्पेस टेक्नोलॉजी में, और जिस प्रकार से भारत ने अपनी स्पेस कैपेबिलिटी बढ़ाई है, और एंटी सैटेलाइट हथियार भी आपने देखा होगा, कुछ साल पहले प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था कि भारत ने ये शक्ति भी डेवलप कर ली है। ये एक बहुत, जो देश के लिए मैं समझता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शक्ति है। और दूसरी जो जनरल सुभाष ने शुरू से बात बताई
मिसाइल डेवलपमेंट में, तो हमारा मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये मैं समझता हूँ एक काबिले तारीफ है। और ये भी जो दुनिया के नंबर 1 मिसाइल कंट्रीज हैं, अभी हम उनके दर्जे पे अभी आ गए हैं। जी हाँ, देश भर में हमारे कार्यक्रम गणतंत्र दिवस की परेड से ठीक पहले देखा जा रहा है और लोगों के जहन में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल भी उमड़ घुमड़ रहे हैं और कुछ सवाल जो है हमारे कुछ साथी हैं पैनल से वो भी पूछने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि आज हम उन मनीषियों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी और एक प्रेरक व मार्गदर्शक संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन विभूतियों का भी अभिनंदन करते हैं जो संविधान की भावना को सशक्त करते हुए राष्ट्र निर्माण में सहभागी हैं। प्यारे देशवासियों, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हमारे संप्रभु राष्ट्र का आधार हमारा गणतंत्र है। आज के दिन हम उन मनीषियों को याद करें जिन्होंने देश की आज़ादी में भूमिका निभाई, अपना योगदान दिया, बलिदान दी, कुर्बानी दी। और उन मनुष्यों ने जिन्होंने संविधान निर्माण में अथक सहयोग दिया। आज भारत आधुनिक गणतंत्र को 7 दशक से अधिक हो चुका है। इस दशकों में हमारे संविधान ने हमारे गणतंत्र को अधिक समर्थ और समृद्ध बनाया है। आज हम जिस स्थान पर हैं उसमें हमारे युवाओं, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी नया सोच, नया इनोवेशन और भारत के अंदर आगे बढ़ाने में उनके योगदान को भी हम आज याद करते हैं। उनकी ऊर्जा, उनकी प्रतिभा, उनका सामर्थ्य आज दुनिया के अंदर भारत का नाम कर रही है। आज हमारे नौजवानों ने जिस तरीके से स्टार्टअप के माध्यम से, यूनिकॉर्न के माध्यम से और शिक्षा और रक्षा के क्षेत्र के अंदर, खेल के अंदर, अंतरिक्ष में, हर क्षेत्र में महिलाओं, युवाओं ने जिस तरीके से भारत का योगदान किया है, हम सब उनको भी इस मौके पर याद करते हैं। हमारे किसान, मजदूर, एमएसएमई सेक्टर, छोटे बड़े व्यापारी, प्रत्येक व्यक्ति देश की प्रगति में भागीदार है। सबका साथ, सबका विकास की भावना से हम मजबूती से आत्मनिर्भर और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सामूहिक प्रयासों का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और दुनिया के अंदर तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी है। आज विश्व के मंचों पर हमारी सशक्त आवाज़ है। वसुदेव कुटुंबकम का हमारा संस्कार, संस्कृति, इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। G20 देशों की अध्यक्षता करने का गौरव भी हमें मिला है। इस मौके पर देश का प्रत्येक व्यक्ति हमारी प्राचीनतम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर किस तरीके से भागीदार बढ़े और दुनिया के अंदर हम बता सकें कि भारत दुनिया का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र है। हमारे गणतंत्र में निहित स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुता के आदर्श को और अधिक मजबूत करने का संकल्प लें ताकि हमारा लोकतंत्र और सशक्त हो और मजबूत हो। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष गणतंत्र दिवस पर संदेश देते हुए और सबको शुभकामनाएं देते हुए, साथ ही साथ किस तरीके से हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है राष्ट्र, उसके बारे में भी अपने विचार प्रकट करते हुए और ये भी कहते हुए कि हमें भी इस गतिमान राष्ट्र के विकास में कहीं ना कहीं भागीदार बनना ज़रूरी है। एक बात मैं इस संदेश से पहले कह रहा था, जैसे कि सेना के लिए आधुनिक हथियार, तकनीक, बाजार, हथियारों के लिए ये सब ठीक बात है, लेकिन एक सैनिक के लिए सबसे बड़ी बात होती है हौसले की, उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। हमने देखा कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी। उस अवसर पर 12 अंडमान निकोबार के छोटे छोटे द्वीप थे, उनके नाम शहीद सैनिकों के नाम पर किए गए। कितना बड़ा फर्क देखते हैं पिछले दिनों में और इस वर्तमान परंपरा में। बिल्कुल प्रतिभा, इसमें कोई शक नहीं। जो आइलैंड हैं अंडमान निकोबार में, उनको अभी आपने परमवीर चक्र विजेता के नाम पे लिखे हैं जो 21 के करीब है। ये या 2-3 बातें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ये इससे क्या होता है कि पूरे देश के अंदर एक मैसेज आता है
कि जो देश के लिए शहीद होते हैं पूरा देश उनके लिए खड़ा हुआ है, और आज आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो। आज वो आइलैंड उनके नाम रखे गए हैं जो कि एक परमवीर चक्र से विजेता है, और इससे प्रेरणा मिलती लोगों को। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं ये कहूँगा कि देखो, इससे एक तो प्रेरणा मिलेगी, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज जो जा रहा है, ये याद रखो कि भारत का जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं उसके अंदर 500 से ज़्यादा आइलैंड हैं और करीब करीब 30-35 इनहेबिटेड हैं, बाकी जो वहाँ पर अनइनहेबिटेड हैं, मगर उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है और वो मुझे लगता है बढ़ता जा रहा है। और भारत की ये प्रेजेंट गवर्नमेंट इस पे ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंस दे रही है। देखो कहाँ पर आपका, मैं एक जो क्योंकि टेरिटोरियल का हेड रहा हूँ तो मेरा सौभाग्य था कि मैं नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड जो कि रॉस स्मिथ जो पहले नाम था अभी चेंज कर दिया, भारत का नाम हो गया, और कैम्बल बे जो साउथ में है जो कि इंडोनेशिया से बड़ा करीब है। तो एक ये कम से कम 2000 किलोमीटर का जो इलाका है ये एक स्टैटिकली इतना इंपॉर्टेंट है। तो अब ये गवर्नमेंट जो है उस चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं यही कहूँगा कि जो आपने बात की कि ये 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे जो आइलैंड रखे हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे लोगों का हौसला बुलंद होता है और पूरे देश के अंदर एक देश के लिए कुछ करने की लहर दौड़ जाती है। पृथ्वी मेजर जनरल कटोच, इस दौरान जब प्रधानमंत्री ने नामकरण किया था इन 12 द्वीपों का, उन्होंने अपने संदेश में कहा था कि ऐसा करते वक्त एक बड़ा और गंभीर संदेश भी प्रेषित किया जा रहा है। तो ये गंभीर संदेश जिस पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने, वो क्या कुछ था? देखिए, संदेश ये मैं दो तरह से इसको देखता हूं। सबसे पहले जहां तक सेना की बात है, अब भारत के आर्म फोर्सेस की, एक तो बड़ी क्लियर मैसेजिंग जाती है कि पूरा देश आपके साथ है। और एक आइलैंड को अपने किसी शहीद के नाम पर, जो परमवीर चक्र विजेता है, उसके नाम पर रखना, मैं तो समझता हूं एक सैनिक के लिए ये तो बहुत ही बड़ी गौरव की बात है। इस प्रकार के नाम जो रखे जाते हैं वो बड़े बड़े स्टेट्समैन या पॉलिटिकल लीडर्स के रखे जाते हैं, अभी सोल्जर्स के नाम रखे जा रहे हैं। तो एक तरफ से ये एक्नॉलेजमेंट है भारतवासियों का, जो अपने सोल्जर्स हैं, कि जिस प्रकार से आप अपने आप हमारी रक्षा करते हैं, हम भी आपको याद रखेंगे। लेकिन दूसरी बात मैं समझता हूं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आती है इसका, ये आइलैंड्स की लोकेशन कहां पर है। ये देखिए, अगर आप इसको देखेंगे, और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी अभी जो चल रही है और भारत क्वाड का हिस्सा है, तो ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जो एक तरफ से आप ये समझ सकते हैं कि ये उनके बीच में आता है ये। और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी शिप्स जो आती हैं पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन तक, तो ये जो आइलैंड्स हैं, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, ये एक स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है और पूरी मूवमेंट के ऊपर हम उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं। तो दूसरी मैसेज ये आ रही है, क्योंकि हमने अपने परमवीर चक्र विजेता के नाम पर ये आइलैंड्स उनके नाम पे रख दिए हैं, 21 आइलैंड के नाम रख दिया वहां पर, इसकी डेवलपमेंट होगी और इसको बहुत मजबूत बना दिया जाएगा। ये एक इनडायरेक्ट मैसेजिंग है कि ये अभी आइलैंड जो है ये भारत के आइलैंड्स हैं और इनको एक तरफ से इम्प्रेग्नेबल बेस बना दिया जाएगा, जो इनविंसिबल एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको कह सकते हैं हम, तो ये उस प्रकार का बेस बन जाएगा। और उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। ये पिछले 5-6 सालों में मैंने देखा है, जो काम की तरक्की अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में अभी हुई है, वो पहले वो गति कभी पहले नहीं थी। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। ये सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं होगा, ये एक टूरिज्म के लिए भी जो डेवलपमेंट होगी उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा। और आप देखोगे कि हाल ही में ऑप्टिकल फाइबर केबल भी वहां पर लगा दिया गया है। तो प्रधानमंत्री के संदेश में यह भी बताया कि वहां पर जो है डेवलपमेंट जिस प्रकार की बाकी भारत में हो रही है वहां पर भी होगी। तो मैसेजिंग के तौर पर मैं समझता हूं कि ये एक आउटवर्ड पोस्ट है भारत का, ये भारत का अंग है, इसकी हम रक्षा करेंगे और इससे भारत मजबूत होगा। और जो हमारी शिपिंग चैनल्स हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं फ्री एंड ओपन लेन्स,
शिपिंग लेन्स पूरे विश्व के लिए, उसको मजबूत करने से एक तरफ से ये भारत की जो प्रेरणा है, ये भारत की जो कोशिश है, ये भी पूरी होगी। जी, और आपने संदेश की बात कही है, एक संदेश कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए भी छुपा हुआ है, जो अपनी गतिविधियां लगातार वहां पर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। संभवतः आप उसी और इशारा कर रहे थे कि उसके लिए एक बड़ा संदेश है। मैं आपके पास आऊंगा, एयर वाइस मार्शल सुनील साहब, आपके पास एक संदेश आया है उपराष्ट्रपति का भी इस पावन पर्व पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान में निहित सदियों पुराने सभ्यतागत मूल्यों में हमारे विश्वास की पुष्टि करने का अवसर प्रदान करता है। ये उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों, महान विचारकों और गुमनाम नायकों के योगदान को याद करने का भी अवसर है, जिनके बलिदान ने हमारे गणतंत्र की नींव रखी। इस दिन आइए हम अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं और राष्ट्र निर्माण के प्रयास के प्रति खुद को फिर से समर्पित करें। मैं आपके पास आता हूं, ये वाइस मार्शल सुनील नानोटकर साहब। यहां पर संदेश की बात छिपी थी, एक संदेश दिया गया पिछले गणतंत्र दिवस और इस गणतंत्र दिवस के मध्य एक बड़ा परिवर्तन और आया है। इंडिया गेट के समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक बहुत ही पावन मूर्ति स्थापित की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। उसका भी एक अपना संदेश है, उस संदेश के बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्र को इंडिपेंडेंस देने में हर एक जो व्यक्ति की उसमें कंट्रीब्यूशन रही है, उसको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। और जो जो चीज़ें हमारे विजुअल माध्यम से या जो प्रोमिनेंस दी जाती है हर ऐसे चीज़ को, तो उससे हर एक व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। भारत में अलग अलग लोगों की अलग अलग कंट्रीब्यूशन रही है हमारे इंडिपेंडेंस में, और भारत को आज हम रिपब्लिक राष्ट्र के राष्ट्र मानते हैं और दुनिया देखती है हमारी तरफ उस हिसाब से। और हमारी जो अभी नीतियां जो वहां से लेकर 1947 से लेके या हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है वहां से लेके आज तक, हर एक इंडिविजुअल का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसका कोई तोड़ नहीं है आज अगर हम उनकी बात करें तो। और इस कंट्रीब्यूशन को जनता तक लेके आना बहुत जरूरी है और हमारे लोगों को उसका महत्व समझाना बहुत जरूरी है। तो इस बात को अगर हम मध्य रखें तो ये जो चीजें होती है उसका महत्व हम 5 मिनट में या 10 मिनट में ऐसे बोल के उसको बता नहीं सकते, क्योंकि उसका महत्व जानने के लिए जो परिस्थितियां भारत की थी उससे पहले की, उसको जानना बहुत जरूरी है। और किस कठिनाइयों से जो भारत एक वर्ल्ड को सप्लाई करने वाला, हर एक चीज सप्लाई करने वाला एक जो हमारी इकोनॉमी थी, जो जिसके ऊपर दुनिया निर्भर रहती थी। हमारे जो छोटी सी बात अगर ले लें तो हमारे स्पाइसेस वर्ल्ड ओवर सप्लाई होते थे और उसकी वजह से ये सी के जो लेन्स बने हुए थे, जो सी रूट्स बने हुए थे, तो उसका महत्व आया है दुनिया में। और अगर वहां से लेके अगर देखा जाए कि 400 450 साल तक हमको जो खदोड़ा गया है, पूरा हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे और जो हमारी डेवलपमेंट उस समय थी, छोटी सी बात है कि हमारे यहाँ से पूरा कॉटन विश्व भर जाता था। तो यानी ये चीजें अगर उसको ध्यान में रखें, और जो हालत हमारी थी इंडिपेंडेंस के जो जब हमको इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुआ वहां उस दौर तक, तो वहां से जो नेशन बिल्डिंग हुआ है, तो उसको अभी ये बात करते करते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कैसे लोगों ने ये चीजें सही होगी उस जमाने में। तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन है हर एक इंडिविजुअल का, और अगर हम नेताओं की, उस समय के नेताओं की बात करें तो उनमें से एक बहुत प्रभावित करते हैं नेता जिनकी आपने बात कही, जिनका जो स्थान होना चाहिए वो सही जगह पिछले साल प्रधानमंत्री ने जो पहले नींव रखी और उसके बाद में
ये उनकी मूर्ति लगाई है, उससे प्रभावित हर एक भारतीय होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और उसका महत्व शब्दों में नहीं कहा जा सकता। शब्दों में नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर एक और बात है, हमारे सैनिकों को उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनकी प्रशंसा की जाए और उनकी शहादत को सलाम किया जाए। और शहादत को सलाम प्रतीक के रूप में किया जा सकता है, जिस तरीके से इन आइलैंड्स का नाम शहीदों पर रखा गया। एक बहुत बड़ा परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन मैंने जिक्र किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित की गई है इंडिया गेट के बिल्कुल सामने। इंडिया गेट के सामने स्थापित करना भी, क्योंकि यहाँ से ही ये जो पूरी गणतंत्र दिवस की परेड है उस क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है, तो वहाँ से एक बड़ा संदेश जाता है। लेकिन एक संदेश जा सकता था अगर 1947 में आज़ादी के तुरंत पश्चात अगर आज़ाद हिंद फौज के हमारे सैनिकों को राष्ट्र की सेना में समाहित किया जाता, जैसा कि पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने अपनी सेना में जो मुस्लिम सैनिक थे आज़ाद हिंद फौज के, उनको अपनी सेना में उन्होंने स्थान दे दिया, लेकिन भारत ने अपनी सेना में उस वक्त स्थान नहीं दिया। क्या अभी भी उनको याद करके किसी प्रतीक के रूप में हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल प्रतिम, आपने बहुत अच्छी बात बोली और सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं हमने उस हिस्ट्री के को दर्शन नहीं किया जो कि हमें आज़ादी के समय हुआ। कि आज़ादी मिली हमें नॉन वायलेंस के ही और वायलेंस दोनों, मतलब कि नॉन वायलेंस से जो एक पहलू था उसको तो हमने उजागर किया, मगर जो कंट्रीब्यूशन थी सुभाष चंद्र बोस की और आज़ाद हिंद फौज की, वो कहीं ना कहीं पन्नों के अंदर ही छिपके रहेगी। और आज वो उजागर हुई है, उससे पता लगा है कि किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज को एक प्रकार उठाया था। एक नारा बहुत कॉमन हो गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये नारा जो था उससे पूरे इंडिया के अंदर एक लहर पहुंच गई थी। और एक ये कहते हैं बार बार कि ऐसी क्या बात थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटिशर इतनी जल्दी चले गए, वो थोड़ा सा और रह सकते। उनको डर था कि ये बदला हुआ भारत है। ये आज़ाद हिंद फौज ने जो नारा लगाया है, जिस प्रकार से आज़ाद हिंद फौज के सैनिक लड़े हैं, जिस प्रकार से एक लीडरशिप दी थी सुभाष चंद्र बोस ने, वो काबिल तारीफ थी। और आज उसको उजागर करके मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। और आपने ठीक बोला कि शायद हो उस टाइम आज़ाद हिंद फौज के जो जवान थे उनको हम भूल गए, उनका हमने कोई ध्यान नहीं दिया और उनको हमने फौज में लेना था। मगर देर आए दुरुस्त आए, जो अब उनके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस को एक असली स्थान दिया जा रहा है, जबकि वो इंडिया गेट के अंदर उनका बस्ट लगाएगा। बहुत खुशी की बात है और मुझे बहुत ये गर्व की बात है कि आज भी हर इंसान कहता है सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी हमारे देश को आज़ादी मिलने के लिए, वो अब उजागर हुई है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये नारा जो है, आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस नारे का मतलब बहुत ज़्यादा है। उससे क्या हुआ था, पूरे इंडिया के अंदर एक लहर पहुंची थी और अपने देश के प्रति मरने मिटने का एक वजूद आ गया था कि हमने आज़ादी लेके रहनी है। और ये लगता है कि एक प्रकार ब्रिटिशर देख के घबरा गए थे। और अब जब हम इनके ऊपर एक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ये देर आए दुरुस्त आए, मगर बहुत अच्छी पहल है, ये बड़ी खुशी की बात है। दूसरा जो बात हम कर रहे थे अंडमान निकोबार आइलैंड की, ये बहुत अच्छी बात करी कि जो हमने परमवीर चक्रों के नाम से डाल के अब उनका इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया। और इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है अंडमान निकोबार आइलैंड का इतना है कि ये जहां 70 से 80% वर्ल्ड का ट्रेड रूट जाता है उसके ऊपर बैठा हुआ है। ये अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये आपकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है और हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, अब दे रहे हैं। अब क्योंकि आप देखें मलक्का स्टेट से जहां 70 से 80% चीन का भी ट्रेड जाता है, वो बड़ा नजदीक है, हम उसको एक प्रकार से डोमिनेट कर सकते हैं। तो जब हमने परमवीर चक्र विजेताओं से ऊपर नाम रखे, जैसे कटोच साहब भी बताने की कोशिश कर रहे थे, कि उससे हमने ये बताया कि ये आइलैंड हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इनको अब एक प्रकार से डेवलप करेंगे, इकोनॉमिकली भी, टूरिज्म के हिसाब से भी और मिलिटरीली भी, क्योंकि ये आने वाले समय में भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। और जिस प्रकार से हम क्वाड का हिस्सा, इसमें कोई नहीं, फ्री ओपन और इंडो पैसिफिक होना चाहिए, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर
जो भी हमारा दबदबा जो चीन करने की कोशिश कर रहा है, ये भी ध्यान रखो कि जो चीन है अभी इस इंडो पैसिफिक के अंदर अपनी सबमरीन, अपनी फ्रिगेट, अपनी जो स्पाई शिप को रखता है। तो ऐसे में अंडमान निकोबार जो है आइलैंड, इनका डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इलाका ये भी है कि वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस ने फ्लैग भी चलाया था जो आपके अंडमान निकोबार में। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी बात है। मैं यही कहूँगा कि जो जिस प्रकार से आज हम आज़ाद हिंद फौज का भी एक दर्जा दे रहे हैं और सुभाष चंद्र बोस को बस्ट लगा के इंडिया गेट में आज हम ये कह रहे हैं कि आपकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी इस देश को आज़ाद कराने की। जी जी, और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि आज क्या कुछ होने वाला है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर होगी भव्य परेड, और परेड में 23 झांकियां देखने को मिलेंगी। सभी झांकियों की थीम भी अलग अलग होगी। ज़्यादातर झांकियों की थीम नारी सशक्तिकरण को लेकर रखी गई है, जिसका जिक्र यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ मेहमानों ने भी किया था। 17 झांकियां देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रहने वाली हैं। 6 झांकियां अलग अलग सरकारी मंत्रालयों और विभागों की होंगी। सेना के तीनों विंग परेड में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले हैं। पहली बार एक साथ कई स्वदेशी हथियारों और तकनीक का प्रदर्शन भी किया जाएगा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी बतौर मुख्य अतिथि इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुबह 9:51 पर नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ होगी। एयर वाइस मार्शल सुनील साहब, यहाँ पर बात चल रही है कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी, हथियारों के निर्माण में तकनीक का विकास और हमारी जो संस्थाएं हैं हथियारों की डिजाइन करने में, उनके अनुसंधान से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उनके कार्य की गति में भी परिवर्तन आया है। एक परिवर्तन और भी आया है, वो भी इंडिया गेट के पास ही आया है, उस क्षेत्र के आसपास ही आया है जहां से आज भव्य परेड निकलने वाली है गणतंत्र दिवस की। वॉर मेमोरियल बनाया गया है और जो हमारे शहीद हैं उनको वहां पर स्थान दिया गया है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा था कि सेना के लिए हथियार जरूरी हैं, तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी हौसला अफजाई हो, उनको वो मान सम्मान मिल सके जिसके हकदार हो, वो भी आवश्यक है। तो वॉर मेमोरियल भी वहीं पर बना हुआ है, उसका संदेश कितना महत्वपूर्ण है? तो देखिए, जो वॉर मेमोरियल बना था वो एक इंडिया गेट में सिर्फ जी हाँ, जो इंडिपेंडेंस से पहले जो शहीद हुए थे उनके नामों के साथ बना हुआ था, और उसको एक इस तरह का दर्जा मिलना कि हर एक व्यक्ति जो शहीद हुआ है इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो उसको एक ऐसी जगह मिलना जहां पर आमतौर से सारे भारतीय कभी ना कभी सुनील जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। शायद कुछ तकनीक की वजह है, शायद इंटरनेट की कुछ दिक्कत है, इसलिए आपका जो फ्रेम है फ्रीज हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी। ध्रुव जी, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, अगर सैनिक के बलिदान को परिचय मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो सेना के भीतर देश निर्माण और देश की रक्षा का जो एक जज्बा है उसको कहीं ना कहीं पंख लग जाएंगे। सही कहा आपने जी। देखिए जी, ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, इसको बनाने के लिए तो इंडिपेंडेंस के बाद तभी से ही चर्चा शुरू हो गया था, और कई सालों से ये चर्चा चलता रहा कि देखिए भारत के लिए एक नेशनल वॉर मेमोरियल होना चाहिए जहां पर जो हमारे शहीद हैं उनके नाम वहां पर लिखा जाए। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में जाए, उनके पास उनका नेशनल वॉर मेमोरियल है। अगर आप रूस में जाए, उनके पास है। तो जो भी देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, वो सब अपना नेशनल वॉर मेमोरियल, एक बहुत बड़ी इज्जत की बात होती है। तो क्या हुआ कि 1971 की लड़ाई के बाद जब जीत हुई, तब ये मामला फिर से उठा कि देखिए हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं है। तो उस समय पर वो इटर्नल फ्लेम लगाया गया था इंडिया गेट के नीचे, और उस समय पर यह कहा गया कि जब नेशनल वॉर मेमोरियल बनेगा तब जाके ये वहां पर शिफ्ट हो जाएगा।
तो देखिए इतने साल हो गए लेकिन वो नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बना, और अब जाके ये जब 2014 में प्रधानमंत्री